in the form of a table. Just a minute. One more minute, please.
ओके जी। इसमें दो चीजें हैं यार। एक तरफ है डिस्ट्रीब्यूटिव और एक तरफ इंटीग्रेटिव। किसी भी प्रोसेस में जब आप बार्गेन करते हैं तो उसमें दो टाइप होती है। वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड वन इज इंटीग्रेटिव। और इसका जो डिफरेंस है वो 6 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है। द डिफरेंस इज इन 6 डायमेंशंस। यू कैन लुक एट दिस मैट्रिक्स। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो गोल में होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में यू मैक्सिमाइज एडवांटेज फॉर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में mutual advantage is the focus. Number one. The second difference is motivation. Distributive में it is win-lose. Integrative में it is win-win. ये आप यहाँ पे competitive हो रहे होते हैं और यहाँ पे आप collaborative हो रहे होते हैं। किसी भी ऑपरेशन के अंदर either you will be competitive or you will be collaborative. ठीक है ना? If you are being collaborative तो ये win-win कहलाएगा। तीसरा डिफरेंस है आपके फोकस के ऊपर। In distributive bargaining, you take a position and you stick to that position. आप एक पोजीशन लेते हैं और आप उसके साथ स्टिक करते हैं, ठीक है। एंड ट्राई टू ब्रिंग द ओपोनेंट एज मच क्लोजर टू योर टारगेट। आप चाहते हैं कि ओपोनेंट जो है वो आपके टारगेट के करीब आए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इन इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, अंडरस्टैंड others' point of view to achieve a mutually acceptable solution। ठीक है जी। यहाँ पे आप फिर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन को टारगेट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे ऑपोजिट होते हैं और यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट जो है वो कन्वर्ज्ड होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग वी विदहोल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आप विदहोल्ड करते हैं। नेवर गेट फुल्ली ट्रूथफुल टू द ओपोनेंट। आप किसी के साथ कभी भी ट्रूथफुल नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, इंटीग्रेटिव के अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग ओपन होती है और ट्रूथफुलनेस भी हाई होती है। जस्ट अ मोमेंट।
ड्यूरेशन ऑफ रिलेशनशिप जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव में शॉर्ट टर्म होता है और इंटीग्रेटिव में लॉन्ग टर्म होता है। दीज आर सम ऑफ द की डिफरेंसेस। इसको अगर आप एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट कर लेंगे तो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल। इस तरह ही ज़्यादा क्लियर पिक्चर आ जाती है। अदरवाइज दिस इज व्हाट यू हैव इन पॉइंट्स। ठीक है। एंड ये वाला जो क्वेश्चन है ये कोई तकरीबन 3 दफ़ा अपेयर हो चुका है, so that's important, right? Next we have skills of effective negotiation. Again एक लंबी लिस्ट है ट्रेड्स की। Not all of the traits are important, but definitely 2, 3, 4 आने चाहिए। Problem analysis, must be able to analyze problem, determine the interest of the stakeholders involved. Active listening, I hope कि ये पहले डिस्कस हुए में है ना, you have gone through them earlier in some other module, है ना? Yes, right. Active listening, must be able to listen more, speak less, read the body language. Verbal communication, must be able to effectively and clearly explain the process so that misunderstanding can be avoided. Problem solving, must visualize different solutions to solve the problem rather than focusing purely on the goal. Interpersonal skills, very important. Good working relationships, ability to persuade, not manipulating, must be prepared beforehand, understand the goals, identify areas of compromise, alternatives. जैसे अच्छा जो नेगोशिएटर होता है वो हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप्स को स्टडी करके जाता है, पास्ट नेगोशिएशंस जो है उनको स्टडी करके जाता है ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली टोन सेट कर सके करंट नेगोशिएशन। Then we have emotional control, must be able to control the emotions during negotiations. Collaboration, teamwork, must focus on win-win, both sides win-win पे काम करे rather than just focusing on own benefit, mutually agreeable solution निकाले. Decision making ability, must act decisively during negotiation, decisively act करे, ठीक है ना? बिकॉज इससे स्टेलमेंट जो है, स्टेलमेंट कहते हैं प्रोलॉन्ग होने को, इससे स्टेलमेंट अवॉइड हो जाती है। व्हेन यू एक्ट डिसाइसिवली तो आपका जो डिसीजन है वो प्रोलॉन्ग नहीं करता ना, आप फिर फॉरेन डिसीजन ले लेते हैं। मस्ट बी रिलायबल, मस्ट बी एथिकल, must focus on trust building, honoring the promises, very simple. Look confident, stay focused, never be in a hurry to close the deal को close ना करे, win-win को aim करे, just focusing on the win-win rather than just closing the deal, win-win जो है उसको focus करें। So these are basically some of the skills. अव्वल तो इसके ऊपर chances are less, but in case if any particular question appears तो you might be asked कि आपको इसके ऊपर कहा जाएगा कि 2, 3 या 4 स्किल्स को ब्रीफ कर दें। डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक कहते हैं जब नेगोशिएशन एक एडवांस स्टेज में आ चुकी होती है एंड द सोल्यूशन इज नॉट कमिंग आउट, नेगोशिएशन हैज रीच्ड एन एडवांस स्टेज एंड नेगोशिएशन इज नॉट कमिंग आउट, इसको हम डेडलॉक कहते हैं, दैट इज नोन एज डेडलॉक। जब नेगोशिएशन किसी एडवांस स्टेज पे पहुंच जाए और सोल्यूशन ना आ रहा हो तो इसको हम डेडलॉक कहते हैं। डेडलॉक नॉर्मली पैदा होता है नेगोशिएशंस के अंदर जहाँ पे आपकी जो एबिलिटी होती है फर्दर कन्विंस करने की वो थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो व्हेन योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स इज अफेक्टेड तो यू से कि ओके फाइन अब डेडलॉक पैदा हो गया। डेडलॉक को भी रिमूव करने की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, देयर आर डिफरेंट वेज टू रिमूव डेडलॉक। आपके सामने 4 पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला तरीका क्या है, आप एक कन्विंसिंग और कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी को
You give someone a comprehensive explanation to avoid deadlock. आप deadlock को avoid करने के लिए किसी को comprehensive explanation देते हैं ताकि जो भी issue है वो resolve हो जाए. Whatever issue is, that must be resolved. ठीक है ना? So you offer a comprehensive and convincing explanation that why the benefit or the concession demanded by the other party is not possible. और आप क्या करते हैं, आप एक फ्यूचर प्रॉमिस कर लेते हैं कि फाइन आई विल रिव्यू दिस मैटर इन द फ्यूचर. इसी निगोशिएशन को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए आप फ्यूचर प्रॉमिस कर लेते हैं. और यू कैन अटेम्प्ट टू क्लोज द डील इन अ बार्गेनिंग सिचुएशन बाय गिविंग बेनिफिट इन एन एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट. एंसिलरी कहते हैं सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट को. आप कुछ बेनिफिट सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर कर देते हैं वाइल फाइनलाइजिंग द मेन कॉन्ट्रैक्ट. मेन कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करते हुए आप एक सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी लिख लेते हैं. इसे एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. और यू कैन डिस्क्रीटली स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू रीच एन एग्रीमेंट. अगर ये डील क्लोज ना हो सके तो इसका नुकसान क्या हो जाएगा. तो ये बेसिकली 4 वेज हैं डेडलॉक्स को अवॉइड करने के. देयर आर 4 वेज टू अवॉइड डेडलॉक्स. ठीक है. और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कैन बी टेस्टेड. इट वाज लाइक एक दफा ये वाला क्वेश्चन हुआ था. लेट मी शो यू. ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक दफा मेरा ख्याल है क्वेश्चन आया था. लेट मी ब्रिंग इट आउट. ये एक दफा इसके ऊपर आई गेस आया था. लेट मी शो यू. ये था जनाब 6 के मार्क्स थे. The measures that can be taken by the skilled negotiator to avoid deadlocks. डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए क्या measures दी जा सकती हैं. तो दिस वाज द क्वेश्चन अपेयर्ड. और ये आया था पहली अटेम्प्ट, तो काफी अर्सा हो चुका है. तो ये 4 measures ले सकता है. Offer a comprehensive and convincing explanation, willingness to review the matter in the future, giving some additional benefit in ancillary or support contract, discreetly consequences बताना failure के to reach an agreement, agreement को पहुंचने के failure के consequences क्या हों. Another important topic, techniques of negotiation. 2 किस्म की होती हैं. There are some that carry greater risk of failure and there are some that carry lower risk of failure. High risk and low risk कहलाती हैं. हाई रिस्क 4 हैं और लो रिस्क जो है ये 5 हैं. हाई रिस्क 4 हैं और लो रिस्क 5 हैं. वेरी सिंपल, वेरी कंसेप्चुअल. टेक इट और लीव इट. एग्रेसिव स्ट्रेटजी है. ठीक है. यू आर जस्ट, जैसे आप बार्गेन जब करते हैं वो कहते हैं इतने का ही बेचना है, लेना है तो लो वरना ना लो. तो टेक इट और लीव इट स्ट्रेटजी होती है. मे प्रोड्यूस एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इन द अदर पार्टी. Furthermore, an apparent unwillingness to compromise will lead to no deal and both parties lose out. ठीक है ना. तो इसका अल्टीमेट जो आउटकम होगा वो लूज लूज होगा. बोथ विल लूज आउट. वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट. आप फाइनल मोमेंट का इंतजार करते हैं. और ये एक स्टॉलिंग टैक्टिक है, इसे कहते हैं डीलेइंग टैक्टिक. इट्स अ डीलेइंग टैक्टिक. इसे हम स्टॉलिंग या डीलेइंग टैक्टिक कहते हैं. डीलेइंग का मतलब ये होता है कि आप डिले करते हैं और डेडलाइन के करीब आने का इंतजार करते हैं. यू डिले द नेगोशिएशन एंड यू वेट फॉर द डेडलाइन टू अराइव. ठीक है.
ओके जी, सो सॉरी। ये मैं बता रहा था, इसमें आप डिलेइंग टैक्टिक यूज करते हैं। डिलेइंग टैक्टिक का मतलब होता है कि आप लटकाते हैं बात को जहां तक मुमकिन हो सके, ताकि डेडलाइन करीब आ जाए। और जब डेडलाइन करीब आ जाती है तो यू विल जस्ट गिव अ रीजनेबल बट अ फेवरेबल ऑफर, लीविंग द काउंटर पार्टी नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट। ठीक है ना? तो व्हाट यू डू इज कि आप डिलेइंग टैक्टिक के थ्रू उसको थोड़ा सा लटकाते हैं, और फिर आप उसके बिल्कुल एंड पे जाके आप एक ऐसी ऑफर देते हैं जो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचती कि इसको फिर एक्सेप्ट ही करना, उसकी मजबूरी बन जाती। बट दैट में ऑल्सो लीड टू द वर्ज ऑफ टेक इट और लीव इट। इससे भी आप टेक इट और लीव इट के वर्ज पे जा सकते हैं, एंड देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ लूजिंग ऑल। तो ये इट्स ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड टेक्निक। ये भी कोई अच्छी टेक्निक नहीं है। डिलेइंग टैक्टिक्स आप यूज करते हुए किसी को उस वर्ज पे ले आते हैं जहां पे वो टेक इट और लीव इट वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। अनदर टेक्निक इज जस्ट टू लूज द टेम्पर। दैट इज मोर ऑफ अ साइन ऑफ वीकनेस, स्पेशली किसी भी ऑपरेशनल नेगोशिएशन के अंदर ये एक वीकनेस का रोल ज्यादा प्ले करती है चीज। और दैट कैन बी टेकन एज मैनिपुलेटिव। ठीक है, इससे फिर आप दूसरे को मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑपरेशंस के अंदर। तो ये भी एक साइन ऑफ वीकनेस है, स्पेशली व्हेन यू आर इनटू एन ऑपरेशन। और इट कैन लीड द काउंटर पार्टीज टू हार्डन देयर पोजीशन। जब बायर सेलर जो होते हैं स्पेशली, वो अपनी अपनी जो पोजीशन है वो मजीद हार्डन कर सकते हैं। So that is also not a very good approach. And then the fourth one is chicken. चिकन एक स्लैंग है, बेसिकली इट्स अ स्लैंग वर्ड। ये एक स्लैंग है जो हम यूज करते हैं वेयर अ ब्लफ इज कंबाइंड विद अ थ्रेट ऑफ एक्शन। आप एक ब्लफ को एक थ्रेट ऑफ एक्शन के साथ कंबाइन कर देते हैं। जैसे लेबर यूनियंस करती हैं। लेबर यूनियंस क्या करती हैं? ब्लफ को थ्रेट ऑफ एक्शन के साथ कंबाइन कर देती हैं। जैसे वो कहते हैं कि हम हड़ताल कर देंगे अगर हमारी डिमांड्स ना पूरी की गई। ठीक है ना? तो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर कंबाइनिंग अ ब्लफ विद अ थ्रेट ऑफ एक्शन, कि अगर हमारी डिमांड्स ना पूरी की गई तो हम लॉकआउट कर देंगे या हम स्ट्राइक कर देंगे। तो दैट इज ऑल्सो अ हाई रिस्क टैक्टिक where there is a probability of deadlock. But if the bluff is called out but the threat is not realized, the power and credibility may be lost. ठीक? अगर थ्रेट कॉल आउट हो गया लेकिन मतलब ब्लफ आपने कॉल किया, यानी आपने कहा कि हम स्ट्राइक कर देंगे, लेकिन आपने उसको एक्चुअली ना किया, आपका वो थ्रेट रियलाइज ना हुआ, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी लूज हो जाएगी, आपकी पावर लूज हो जाएगी। तो ये 4 टेक्निक्स हैं जिन्हें हम हाई रिस्क टेक्निक्स कहते हैं। टेक इट और लीव इट, वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट, लूजिंग द टेम्पर एंड द ब्लफ, द चिकन सॉरी। और लो रिस्क टेक्निक्स फर्दर 5 हैं। इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन। इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन का ये जो पहला जुमला लिखा हुआ है ना, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। इसको रीफ्रेज कर लें। इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन का पहला जुमला, बाय इन्फ्लेटिंग द ओपनिंग पोजीशन पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज इज एलिवेटेड। आप पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज को एलिवेट करते हैं, एंड consideration is shown to the opponent's point of view। ठीक है? जब आप इन्फ्लेट करते हैं अपनी ओपनिंग पोजीशन को, तो पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज को आप एलिवेट करते हैं। यू एलिवेट पॉइंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड यू शो कंसिडरेशन टू अपोनेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाउएवर, लेकिन इसमें फिर ये होता है कि केयर मस्ट बी टेकन नॉट टू बी सीन एज अनट्रस्टवर्दी और अनएथिकल। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अक्सर बार्गेनिंग करते हुए वो शॉपकीपर आपसे कहता है कि चलें जी वैसे तो 1000 रुपए का है, चलें आपको 500 का दे देंगे। अब ये वो जो आपको एकदम डिस्काउंट ऑफर कर रहा है कि आपको 500 का दे देंगे, ये उसकी इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन है। दैट इज वेयर ही और शी इज इन्फ्लेटिंग। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे आप सोच में पढ़ सकते हैं कि इतना सस्ता जो बेच रहा है तो देयर मस्ट बी सम थिंग इन इट। इसमें फिर को या तो प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है या कोई ना कोई और प्रॉब्लम है। तो आप ये सोच आ सकती है आपको। इसे कहते हैं इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन। ठीक है? साइलेंस, खामोशी इख्तियार कर लेना, इफेक्टिव टेक्निक है। शिफ्ट कर देती है पावर को टू द वन बीइंग साइलेंट। जो खामोश होता है उसके पास पावर शिफ्ट आ जाती है। लेकिन साइलेंस अक्सर एंगर प्रोवोक कर देता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है अदर पार्टीज को। ठीक है? फ्लैटरी, खुशामद। खुशामद, सटल फ्लैटरी। सटल का मतलब होता है ढकी छुपी। ढकी छुपी फ्लैटरी जो होती है ये ऑपोजिट पार्टी को एट ईज तो ले आती है, लेकिन फ्लैटरी करते हुए फिर आपको कुछ पर्सपेक्टिव्स का ख्याल रखना पड़ता है कि आप कहीं कल्चरल फैक्टर्स को तो नहीं वायलेट कर रहे, जेंडर की रिस्पेक्ट को तो नहीं वायलेट कर रहे।
तो फ्लैटरी करते हुए आपको कुछ बातों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सम की पॉइंट्स, ठीक है। तो फ्लैटरी जो है ये अच्छी होती है, लेकिन इसको करते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ओह पुअर मी, ओह पुअर मी एक सिंपथी गेन करने की अप्रोच होती है। ओह पुअर मी का मतलब होता है दैट यू आर ट्राइंग टू गेन द सिंपथी ऑफ द अदर पर्सन, काउंटर पार्टी। मैं मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, ये अप्रोच आप यूज करते हैं, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ओपोनेंट पार्टी अग्रेसिव हो सकती है और किलर इंस्टिंक्ट पैदा हो सकता है। उसको कहते हैं ना, मरे हुए को और मार देना। तो आप ओपोनेंट का किलर इंस्टिंक्ट जगा सकते हैं। तो इन्फ्लेटेड ओपनिंग पोजीशन, साइलेंस, फ्लैटरी, ओह पुअर मी, एड्रेसिंग द इजी पॉइंट फर्स्ट। पहले आप आसान आसान पॉइंट्स को एड्रेस करते हैं, जिससे आप ट्रस्ट और मोमेंटम बिल्ड करते हैं टुवर्ड्स मोर चैलेंजिंग इश्यूज। ये भी एक अच्छा तरीका है। पहले आप आसान आसान पॉइंट्स को डिस्कस करके मोमेंटम बिल्ड करते हैं, फिर आप ज्यादा क्रिटिकल इश्यूज की तरफ मूव करते हैं। सो दीज आर 5 लो रिस्क टेक्निक्स। पेपर में ये क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह से आ चुका है। एक दफा कहा गया था कि हाई रिस्क टेक्निक्स जो हैं, ये सवाल 3 दफा आ चुका है पेपर में। क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन September 2018. This question has appeared in September 2016 and this question has appeared in March 2016. ठीक है, 2 मिनट की ब्रेक अदान होने लगी है। सो ये जो टेक्निक्स हैं, ये मैं बता रहा था कि ये 3 दफा आ चुकी हैं पेपर में। दीज टेक्निक्स हैव अपीयर्ड थ्राइस इन द पेपर। एक दफा सितंबर 18 में आई हैं, एक दफा सितंबर 16 और एक दफा मार्च 16 में। इसमें उसने कहा था कोई सी 2 हाई रिस्क बता दें, इसमें नाम दे दिए थे, और इसमें भी उसने हाई रिस्क पूछी थी टेक्निक्स। तो तीनों अटेम्प्ट में उसने
सितंबर 18 में भी हाई रिस्क आई थी, मार्च 16 में भी हाई रिस्क आई थी, सितंबर 16 में नाम दे के पूछ ली थी। कमिंग टू द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज द रोल ऑफ थर्ड पार्टी इन द प्रोसेस। मैं इस चैप्टर को एक्चुअली थोड़ा डेप्थ में नहीं लेके जा रहा क्योंकि इसमें से 12 चीजें आपने पहले भी डिस्कस की हुई हैं और इसमें जेनेरिक रीडिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टॉपिक जिनको हमने बहुत डेप्थ में डिस्कस किया। तो यू मे अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि मैं सरफेस लेवल बातें कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक तो ये चीजें पहले भी आपने डिस्कस की नहीं और दूसरा इसमें से डेप्थ पे सवाल आएगा भी नहीं, बड़ा सरफेस लेवल का सवाल आएगा। तो इसलिए जस्ट रीड इट आउट, अंडरस्टैंड इट एंड फेयर एनफ। मीडिएटर कौन होता है? अभी अभी रिसेंटली 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया था मीडिएटर के ऊपर, सितंबर 19। आर्बिट्रेटर कौन होता है, कंसीलिएटर कौन होता है और कंसल्टेंट कौन होता है? मीडिएटर एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी है जो फैसिलिटेट करता है नेगोशिएशन को थ्रू रीजनिंग एंड परसुएजन एंड बाय ऑफरिंग सजेशंस फॉर परसुइंग डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। मुख्तलिफ ऑप्शंस देता है। मीडिएटर इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? लेबर मैनेजमेंट में यूज करते हैं, सिविल कोर्ट डिस्प्यूट में यूज करते हैं। मीडिएटर मोस्ट इफेक्टिव कब होता है? मॉडरेट लेवल कॉन्फ्लिक्ट्स में। मीडिएटर न्यूट्रल होना चाहिए और कोर्सिव नहीं हो सकता, ही कैन नॉट बी कोर्सिव, ही कैन नॉट डिक्टेट द एग्रीमेंट। ये काम कौन करता है? आर्बिट्रेटर करता है। जैसे कोर्ट का जज होता है, जैसे अदालत का जज होता है, ही इज एन आर्बिट्रेटर, वो डिक्टेट करता है एग्रीमेंट को। आर्बिट्रेटर कैन बी वॉलंटरी, जैसे पार्टीज खुद रिक्वेस्ट कर लेती हैं, और आर्बिट्रेटर कैन बी कंपल्सरी, फोर्स्ड बाय लॉ। दोनों चीजें इसमें पाई जा सकती हैं। बाज दफा आर्बिट्रेटर को आप इनवाइट कर लेते हैं कि वो आके आपका मसला हल कराए, और बाज दफा आप बाय लॉ आर्बिट्रेटर एनफोर्स्ड होता है। आर्बिट्रेटर जो होता है इज मोर लाइकली देन नॉट टू लीड टू अ सेटलमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि आर्बिट्रेटर जो है फेवर्स द इंजर्ड पार्टी इन अ नेगोशिएशन। आर्बिट्रेटर जो है वो इंजर्ड पार्टी को फेवर करता है नेगोशिएशन के अंदर, तो सेटलमेंट नहीं कराता, इंजर्ड पार्टी को फेवर करेगा। कंसीलिएटर कौन होता है? कंसीलिएट कहते हैं भरना, गैप फिल करना। तो कंसीलिएटर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू गैप फिलिंग करता है। कंसीलिएटर क्या करता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस के थ्रू गैप फिलिंग करता है। कंसीलिएटर का और मीडिएटर का रोल ओवरलैप कर सकता है। 2 बुनियादी फर्क होते हैं इसके अंदर, 2 बुनियादी फर्क होते हैं। मीडिएटर इज फॉर्मल रोल, कंसीलिएटर इज एन इनफॉर्मल रोल। पहला फर्क ये होता है, मीडिएटर एक फॉर्मल रोल होता है और कंसीलिएटर एक इनफॉर्मल रोल होता है। और दूसरा फर्क होता है, मीडिएटर ऑफर्स सजेशंस ऑफ सॉल्यूशन, आर्बिट्रेटर only channelizes the communication। ठीक है, आर्बिट्रेटर सिर्फ कम्युनिकेशन को चैनलाइज करता है, दैट्स इट। ये 2 बुनियादी फर्क होते हैं। चौथा रोल है कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट जो है ये एक स्किल्ड इम्पार्शियल थर्ड पार्टी होती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को फैसिलिटेट करता है थ्रू कम्युनिकेशन एंड एनालिसिस। ही हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ इंट्रिकेसीज। इंट्रिकेसीज कहते हैं बारीकियों को। इसके पास किसी भी इशू की बारीकियों का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, इसे कंसल्टेंट कहते हैं। ठीक है ना। कंसल्टेंट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को देने की बजाय दोनों पार्टीज को अलाउ करता है कि वो आपस में मिल बैठ के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने मसले का हल निकाल लें। तो इसका फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। He builds positive perception and attitudes between the conflicting parties। ये conflicting parties के दरमियान पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करता है। पेपर में अभी तक एक सवाल आया है सिर्फ मीडिएटर के ऊपर, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, दैट्स इट। ठीक, 4 रोल्स हैं मीडिएटर, ये भी आपने पहले पढ़े हुए हैं ना, यू हैव गॉन थ्रू दीज इन बिजनेस कम्युनिकेशन और लॉ। मेरा ख्याल है शायद लॉ में भी आपने ये पढ़े, मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, कंसीलिएटर एंड कंसल्टेंट। ये किस सब्जेक्ट में पढ़े हैं आपने? हाँ, लॉ में पढ़े हैं आपने, राइट। ठीक है। एंड हियर वी ब्रिंग आवर सब्जेक्ट टू द एंड। यहाँ पे हमारा कंटेंट कवर हो जाता है और नमाज का टाइम भी हो चुका है। तो इस चैप्टर का एक कोई रिकैप करेंगे हम लोग कल, और कल हम प्रीवियस चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अगले 3 दिन हमने सिर्फ रिवीजन करनी है, राइट। अगले 3 लेक्चर्स में हमने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है। तो इस चैप्टर का हम एक रिकैप करेंगे कल इंशाल्लाह, और कल हम प्रीवियस चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। मैं ग्रुप पे भी अनाउंस कर दूंगा कि अब हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। So I'll be announcing on the group कि इंशाल्लाह हम लोग जो है वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, चलें, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। मगरिब कल भी क्लास 4:30 पे होगी इंशाल्लाह। ठीक है, कल भी हम 4:30 पे मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।